नमस्कार, भारत समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू मिश्रा। आज हुकूमत में बात होगी राहुल गांधी के उत्तर और दक्षिण से चुनाव लड़ने की। अमेठी की जनता ने हमेशा गांधी परिवार का साथ दिया, लेकिन अब इसके साथ साथ राहुल गांधी दक्षिण में भी एक सीट से चुनाव लड़कर खुद को उत्तर के साथ दक्षिण से भी जोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को लेकर मायावती के ट्वीट का भी विश्लेषण होगा। क्या मायावती के दलित वोटों पर चंद्रशेखर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या चंद्रशेखर का कद इतना बढ़ गया है कि वो मायावती के लिए चुनौती बन गए हैं? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यूपी के अमेठी और केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने वाले हैं। अमेठी में राहुल गांधी की टक्कर सीधे तौर पर भाजपा की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से होगी। वहीं वायनाड में कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का सामना लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से है। क्या वायनाड सीट राहुल के लिए लोकसभा चुनाव में लाइफ बोट का काम करेगी? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 2019 में राहुल गांधी का केरल रहा, उत्तर के साथ दक्षिण जीत का प्लान। अमेठी के साथ वायनाड सीट पर दांव। वायनाड सीट बनेगी राहुल की लाइफ बोट। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यूपी के अमेठी और केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने वाले हैं। अमेठी में राहुल गांधी की टक्कर सीधे तौर पर बीजेपी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से होगी। वही वायनाड में कांग्रेस यूडीएफ का सामना एलडीएफ से है। दक्षिण भारत में एलडीएफ दूसरे दलों को कड़ी चुनौती देती है। कांग्रेस केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने राहुल गांधी को वायनाड सीट से मैदान में उतारा है। यूपी के समीकरण को समझे तो कांग्रेस ने राहुल की सीट को लेकर सेफ गेम खेला है। अगर अमेठी सीट हाथ से जाती है तो वायनाड सीट राहुल के लिए लाइफ बोट का काम करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो लोकसभा चुनाव के लिए एलडीएफ के प्रचार और उम्मीदवारों पर स्पष्ट तौर पर फैसला हो चुका है। वहीं कांग्रेस ने इसमें कुछ देर कर दी है। अब राहुल का नाम वायनाड से आने के बाद यूडीएफ भी एलडीएफ की तरह मजबूती से अपनी दावेदारी सामने रख सकेगी। केरल की वायनाड सीट की बात करें तो 2008 में परिसीमन के बाद वायनाड लोकसभा सीट बनी। 2009 में पहली बार चुनाव हुए। कांग्रेस के एमआई शनावास ने सीपीआई के एम रहमतुल्ला को हराया था। 2014 के चुनाव में शनावास ही चुनाव जीते। वायनाड सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वायनाड सीट से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों राज्य जुड़ते हैं। राहुल गांधी तीनों राज्यों का चेहरा बनेंगे। इसमें उत्तर और दक्षिण भारत का अच्छा संबंध बनेगा। स्मृति पर तंज करते हुए सुरजेवाला ने कहा, उन्हें पहले चांदनी चौक से भगाया गया, फिर अमेठी से इस बार उनकी हैट्रिक बनेगी। स्मृति ईरानी तीसरी बार हारने वाली है। तीन प्रांतों ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से ये बार बार मांग आई कि श्री राहुल गांधी दूसरी सीट से लड़ें। तो अब अमेठी के साथ साथ राहुल गांधी जी ने यह फैसला किया, जैसा श्री ए.के. एंटनी जी ने आपको बताया, कि राहुल गांधी जी वायनाड सीट से भी लड़ेंगे। राहुल गांधी के 2 सीट से चुनाव लड़ने पर जहां कांग्रेस सफाई दे रही है, तो बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। यूपी में एक रैली के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसा और अमेठी में हार के डर से राहुल गांधी के वायनाड भागने की बात कह दी। राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। क्यों केरल भागे हैं? आप सबको मालूम है, अमेठी में इस बार उनका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। देश की जनता जहां भी जाओगे आपसे हिसाब मांगेगी। केरल की वायनाड सीट से सियासी इतिहास को अगर देखें, इंदिरा गांधी ने 1978 में कर्नाटक की चिकमंगलूर सीट से लोकसभा उपचुनाव जीता था। वहीं सोनिया गांधी ने 1999 में कर्नाटक की बेल्लारी सीट जीती थी। अमेठी सीट पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी पिछले 5 सालों से बहुत एक्टिव है। 2014 में राहुल से हारने के बाद अमेठी में विकास के मुद्दों पर राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। वहीं केरल में वर्तमान वामपंथी सरकार ने 2019 चुनाव को लेकर मजबूत तैयारी कर रखी है, जिसके चलते राहुल को 2 सीटों से चुनाव लड़ाने का फैसला कांग्रेस ने लिया है।
तस्वीर साफ है, कांग्रेस पार्टी उत्तर की सियासत से दक्षिण की सियासत में अपनी पैठ बनाने के साथ राजनीति में राहुल को महफूज रखना चाहती है। लेकिन कांग्रेस की ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये आने वाली 23 मई को क्लियर हो जाएगा। इसे जनता का डर कहें या कांग्रेस को मजबूत करने की रणनीति, राहुल गांधी अमेठी के अलावा इस बार केरल से भी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के इस फैसले पर जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तंज कसा है कि राहुल गांधी जनता के डर से केरल से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी के इस फैसले से कांग्रेस उत्तर प्रदेश के साथ केरल में भी मजबूत होगी। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि राहुल गांधी का ये फैसला कितना सही है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। आइए जानते हैं कि राहुल गांधी के केरल से चुनाव लड़ने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सीमाब नकवी ने। चुनावी समर में जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, वहीं राहुल गांधी इस बार 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। एक जो उनकी परंपरागत सीट थी अमेठी, उसके अलावा वो केरल से भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, राहुल गांधी इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी का खौफ तो नहीं है? देखिए, 15 वर्ष के सांसद के रूप में श्री राहुल गांधी जी ने अमेठी की जनता के लिए ईमानदारी से अगर काम किया होता, जिसमें 10 वर्ष तक केंद्र में उनकी ही सरकार थी और 5 वर्ष तक उनके साथी अखिलेश यादव जी की प्रदेश में सरकार थी, लेकिन उन्होंने कभी ईमानदारी से अमेठी के विकास के लिए काम नहीं किया। वहाँ का गरीब तड़पता रहा, वहाँ का किसान तड़पता रहा, वहाँ का पिछड़ा वर्ग तड़पता रहा, वहाँ का दलित वर्ग तड़पता रहा। लेकिन आज जब वो उनको स्मृति ईरानी जी के रूप में लोगों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द बनाने वाला एक ऐसा नेतृत्व मिला है उस लोकसभा में, और देश पे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास का संकल्प लेकर के सेवा कर रहे हैं, उसका ही परिणाम है कि श्री राहुल गांधी जी को दूसरे विकल्प की तलाश करना पड़ा। यद्यपि कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक सीटों पर लड़ सकता है, लेकिन अमेठी में कमल का फूल खिलना तय मान करके उन्होंने दूसरा विकल्प तलाश। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, इनका कहना है कि इस बार अमेठी और रायबरेली में भी कमल का फूल खिलेगा और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, 2 जगह से चुनाव कोई भी लड़ सकता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी का कार्य है जो कि राहुल गांधी को इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2019 के सियासी माहौल बना हुआ है। यूपी में एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। तीसरा चेहरा गठबंधन का है जो खुद को सत्ता की गद्दी पर बैठाने की रणनीति पर काम कर रहा है। लेकिन गठबंधन में शामिल बीएसपी को चुनाव से पहले भीम आर्मी का डर सता रहा है। मायावती भीम आर्मी को बीजेपी का एजेंट बता रही है। आखिर सवाल है कि मायावती को यह डर क्यों सता रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2019 की राजनीति की लड़ाई में उतर रहे रणबांकुरे अपने तर्कस में विकास की तीर को दिखाने के लिए रखे जरूर हैं, लेकिन जातीय सियासत की गोलबंदी से खुद को अलग नहीं कर पा रहे। भाजपा हो या फिर गठबंधन में शामिल सभी अपने वोट बैंक को लेकर गणित बैठाने में जुटे हैं। पहले चरण में मायावती के गढ़ में हो रहे रण की दस्तक ने गठबंधन के माथे पर बल डाल दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सभी पार्टियों के लिए काफी अहम है। कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की जीत होती है वो पूरे प्रदेश के साथ दिल्ली की हुकूमत करता है। चुनाव चाहे विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, यूपी में जातीय फैक्टर ने हमेशा अहम भूमिका निभाई। और अगर 2019 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दंगल जीतना है तो सभी पार्टियों को अपने मोहरे इसी हिसाब से तय करने होंगे। पश्चिमी यूपी का रण जीतने के लिए यहाँ जातीय समीकरण को समझना और साधना बेहद जरूरी है। 2019 में बीजेपी जाट और जाटों को लेकर मैदान में पैठ बनाने में जुटी है तो गठबंधन इस वोट पर सेंधमारी करने की तैयारी में है। पश्चिमी यूपी के 27 जिले में हिंदू आबादी 73% है, जिसमें जाट और गुर्जर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजपूत, अहिर, गुर्जर और मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। आ जाइए वेस्ट यूपी में,
तो वेस्ट यूपी में मुस्लिम और दलितों के बाद जाट गुर्जर की चुनावी समीकरण को प्रभावित करते हैं, जिस पर सियासी दलों की नजरें टिकी हुई हैं। सियासत में दलीय गठजोड़ के बाद जातीय गोलबंदी की राजनीति दलों की जीत का सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है। पहले चरण के लिए सज रहे रण में गठबंधन गोलबंद तो हुआ है, लेकिन आपसी विरोध के लिए हुई रणनीति की बड़ी लकीर अभी भी बाकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी सियासतदानों के लिए एक मुद्दा बन गया है। दलितों के वोट पर राजनीति करने वाले दलों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती भी दे रहा है। मायावती के लिए अपने दिल में जगह रखने वाली भीम आर्मी के संस्थापक गठबंधन में अभी भी दिल से नहीं जुड़ रहे। हालांकि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर के मजबूत होने से मायावती को भी डर लग रहा है, लेकिन राजनीति में जरूरत को भजा लेने का चलन का भी मामला है। अब मायावती भी भीम आर्मी को लेकर थोड़ा नरम रुख रखने लगी है। दरअसल दलित राजनीति के लिए यूपी में सबसे बड़ा चेहरा बनी मायावती की जमीन अब खिसकने लगी है। यही जमीन पर काम करने वाले लोग जानते हैं, दलितों के बीच तेजी से बढ़ रहे भीम आर्मी का प्रभाव ही उसे सियासत की जरूरत बना दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती की भीम आर्मी से काफी नाराजगी है। वजह यह भी है कि भीम आर्मी के चलते 2019 के चुनाव में दलित वोट का जो बिखराव होगा उसका असर मायावती के जनाधार पर पड़ेगा। और यही वजह है कि मायावती भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर को बीजेपी का एजेंट बताने से नहीं चूक रही है। भीम आर्मी उत्तर प्रदेश ही नहीं समूचे भारत के दलित समुदाय की आवाज बन चुकी है। भले ही भीम आर्मी ने बीजेपी को हराने के लिए 2019 में गठबंधन का समर्थन करने की बात कही, लेकिन बीएसपी को अपने परंपरागत वोट बैंक जाने का डर अभी भी सता रहा है, क्योंकि बसपा तो यही मानती है कि मायावती ही दलित सियासत का एकमात्र और सबसे बड़ा चेहरा है। वहीं भीम आर्मी को जिस तरह से दलित युवाओं का साथ मिल रहा है वो बसपा के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हुकूमत में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी है सिलसिला। वोटों पर एक छत्र राज करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती का विकल्प तैयार हो गया है। जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का ग्राफ बढ़ रहा है और मायावती चंद्रशेखर को बीजेपी का गुप्तचर बता रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद चंद्रशेखर मायावती के लिए चुनौती बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को मायावती ने बीजेपी का ही प्रोडक्ट बता डाला। चंद्रशेखर शुरू से ही बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। लेकिन मायावती ने चंद्रशेखर को बीजेपी का प्लान बताकर सबको चौंका दिया। मायावती के इस ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि अभी तक सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहे चंद्रशेखर अब मायावती के लिए चुनौती के रूप में उभर कर आ रहे हैं। जिन दलित वोटों को मायावती बसपा का बेस मानती थी, उस वोट बैंक पर शायद अब चंद्रशेखर की नजरें हैं। 1980 के दशक में जब देश में दलित राजनीति को एक मुकाम दिलाने के लिए कांशीराम संघर्ष कर रहे थे, तो उसी समय मायावती भी कांशीराम के साथ जुड़ी और दलितों की एकमात्र लोकप्रिय नेता बनकर पूरे देश में पहचान बनाई। कांशीराम के देहात के बाद दलितों ने मसीहा के रूप में स्वीकार कर लिया और जो उनका मिशन था उसको मायावती ने अपना बना लिया और उसी के नाम पर साल 2012 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर सबको चौंका दिया। आबादी के हिसाब से देश के बड़े बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जो जाति की राजनीति के लिए पूरे देश में जाना जाता है, वहां एक दलित महिला का अकेले दम पर सत्ता पर काबिज हो जाना सबको हैरान करने वाला था। 2012 के बाद मायावती ने 80 के दशक वाले तेवर छोड़कर सर्वजन हिताय का नारा देते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ने का प्लान बनाया, लेकिन कामयाबी मिली नहीं और नतीजा ये रहा कि धीरे धीरे यूपी समेत दूसरे राज्यों में भी बसपा कमजोर होने लगी। एक तरफ जहां मायावती की पार्टी राजनीतिक रूप से कमजोर होती रही, तो वहीं दूसरी तरफ उनके विकल्प वाले दलित नेता भी देश में उभरने लगे। गुजरात से जिग्नेश मेवानी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर दलितों के बीच में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में दलितों और ठाकुरों के बीच हिंसा के बाद से चंद्रशेखर का नाम मीडिया में आया और धीरे धीरे वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ
दूसरी जगहों पर भी दलित युवाओं को भीम आर्मी से जोड़ने लगे। चंद्रशेखर के बढ़ते कद और राजनीति में सक्रियता ने शायद मायावती को बेचैन कर दिया और इसलिए मायावती सहारनपुर के उस गांव भी गईं जहां दलितों के घर जलाए गए। मायावती शायद ये संदेश देना चाहती थी कि दलितों की वही एकमात्र नेता है और इसलिए उन्होंने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को बीजेपी का प्रोडक्ट कह दिया। सहारनपुर घटना के बाद जितनी तेजी से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर दलित युवाओं में लोकप्रिय हो रहे हैं, उससे मायावती को आशंका है कि कहीं दलित उनको मायावती के बाद दूसरा विकल्प न समझ लें। शायद यही वजह है कि चंद्रशेखर ने जब मायावती को बुआ कहकर उनसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो मायावती ने हिंसा की राजनीति करने का आरोप लगाकर चंद्रशेखर से किनारा कर लिया था। बसपा सुप्रीमो मायावती दलित वोटों में किसी भी तरह की सेंध बर्दाश्त नहीं करना चाहती हैं। बनारस से चंद्रशेखर रावण के चुनाव लड़ने की खबर के बाद मायावती जिस तरह से भाजपा पर हमलावर हुई, इस बात के साफ संकेत हैं कि मायावती ये नहीं चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में वोटों का बंटवारा हो जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल को मिल सके। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।